हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं एक वन शॉट सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो आप चाहे मेंस के लिए कह लो या आप एडवांस के लिए कह लो। ठीक है, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि लगभग एडवांस तक की सारी चीज़ें मैं कवर कर दूं। ठीक है। वेल, अगर वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले ना उसका एक फंडामेंटल बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर तुम्हें बात करूँगा तो फंडामेंटल बात करूँगा, फंडामेंटल थ्योरम की बात करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम देखो, अगर ये कहता है कि अगर कोई एक एफ एक्स फंक्शन है, अगर कोई एक एफ एक्स फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, जो कि कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में, और वहीं पे कोई एक जी एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड होता है, सपोज करो तुम्हारा ए से लेकर के एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी में, एफ ऑफ टी डी टी में। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, इसको थोड़ा सा हटा लो। ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी में। और यहाँ पे एक बात कही गई है तुम्हें कि जो तुम्हारा एक्स है ना, वो तुम्हारा बी से छोटा रहेगा। ठीक है, और ए से बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हें दी गई है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, जी एक्स जो होगा, जिसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर ये वाली फंक्शन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंस इसमें इस केस के लिए कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए अगर ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये कंडीशन है, तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि सर यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स जो होगा ना, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फंडामेंटल पार्ट है या फंडामेंटल थियरम है कैलकुलस का। ठीक है, कई जगह ओमिट कर दिया जाता है पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज करो एफ एक फंक्शन है जो कि ए कॉमा बी के इंटरवल के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वहीं पे जी भी एक्स का फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है ए से लेके एक्स तक का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, और एक्स जो है वो तुम्हारा ए से बी के बीच में है। अगर जी एक्स फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल है, अगर ये सारे सिनेरियोज हैं, तो तुम यहाँ पे ये चीज बड़े कॉन्फिडेंसली से कह सकते हो, कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि जी डैश ऑफ एक्स जो होगा ना, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई एक फंक्शन एफ है जो कि ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, वहीं पे जी एक्स एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है ए से लेकर के एक्स तक का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी का, जहाँ पे एक्स तुम्हारा ए और बी के बीच में रहता है। और अगर जी एक्स फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल होता है, तो तुम जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह सकते हो, अच्छे से कह सकते हो। ठीक है, तो रही बात ये। अब मैं बात करता हूँ सेकंड थ्योरम की। अब मैं बात करता हूँ तुम्हें सेकंड थ्योरम की। देखो, सेकंड थ्योरम भी सेम चीज कहता है कि अगर एफ एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और अगर मैं इस चीज को डिफाइन कर दूं कि ए से बी तक का इंटीग्रेशन हो रहा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है। ठीक है, और एफ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ क्या है? ये है तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है तुम्हारा? एंटी डेरिवेटिव। ये टर्म तुमने सुना होगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, किसका? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, और ये इस तरह का एंटी डेरिवेटिव है कि अगर तुम कैपिटल एफ का अगर तुम डिफरेंशिएशन ले लोगे ना, तो वो स्मॉल एफ फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है। ये बातें कोई देखो बताता नहीं है, ये बातें कोई बताता नहीं। मैंने क्या कहा कि एक कोई एफ फंक्शन है जो कि ए कॉमा बी के बीच में, ठीक है, ए कॉमा बी के बीच में कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के बीच में, और उसी फंक्शन को अगर हम लोग ए से बी के तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा जो मतलब सॉल्यूशन आएगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। अब सवाल ये होता है कि सर कैपिटल एफ क्या है? तो कैपिटल एफ हमारा एंटी डेरिवेटिव है एफ का।
कैपिटल एफ हमारा एंटी डेरिवेटिव है एफ का। अच्छा, अब जो वर्ड आया ना एंटी डेरिवेटिव, इससे हमें ये पता चलता है कि सर अगर हम लोग एफ, कैपिटल एफ का ही अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें तो हमें स्मॉल एफ मिल जाएगा। मैंने कुल मिलाकर तुम्हें यही बात कही है, मैंने कुल मिलाकर के तुम्हें यही बात कही है। ठीक है, आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया से एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जो शायद कई जगह लोग नहीं बताते हैं। और इसको तुम एज अ नोट भी लिख सकते हो, इसको तुम नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो उसके ऊपर तारे लटका लेना। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि ए से बी तक का इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो किसी फंक्शन को, वो जीरो के इक्वल आ जाए, वो जीरो के इक्वल आ जाए, ऐसा हो सकता है ना कि हमने इंटीग्रेशन किया, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? हाँ, कि जो इक्वेशन है तुम्हारा, जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, वो जीरो के इक्वल है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका कम से कम देखो यार एक रूट तो होगा जो ए कॉमा बी के बीच में लाई करेगा। इट हैज या हटा दो, इसको विल हैव लिख दो। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो विल हैव एट लीस्ट वन रूट, वन रूट इन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, प्रोवाइडेड कि एफ जो है कंटिन्यूअस है। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कंडीशन तब होगा प्रोवाइडेड, इसको तुम लिख लो, क्या मैं इसको दूसरे ही कलर से लिख दे रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। ये जो है ना तुम्हारा, ये कब होगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कि एफ एक्स जो है ना तुम्हारा, एफ एक्स जो तुम्हारा है ना, वो कंटिन्यूअस हो ए कॉमा बी में। ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लेना, इस बात को ध्यान में रख लेना। मैंने क्या बोला कि अगर तुमने ए से बी तक का किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, वो जीरो के इक्वल आ गया, इक्वेशन जो है ना एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर वो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, तो उसका कम से कम एक रूट जरूर होगा ए कॉमा बी में। और ये चीज तुमको एडवांस में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये जो चीज है ना, ये तुम्हें एडवांस लेवल के क्वेश्चन में बहुत मदद करेगी। मैं मेंस लेवल का नहीं जानता हूँ यार, मेंस लेवल में इतना डीप नहीं पूछेगा, आजकल पूछ भी सकता है, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें बता देता हूँ, जैसे कि पॉइंट नंबर थर्ड। यार ये वाला कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, अपन ग्रीन से लिखते। पॉइंट नंबर थर्ड, अब मेरी बात को सुनना। अगर कोई एक फंक्शन है जो ए से बी तक इंटीग्रेटेड है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा डब्बा क्या है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एरिया, एरिया बाउंडेड by the curve, algebraic area bounded by the curve y equal to fx। ठीक है, y equal to fx from ordinate, from ordinate, ordinates, ordinates x equal to a, x equal to a से x equal to b। ठीक है, ठीक है, बात को समझे, x equal to b and the x axis, ठीक है, and the axis। ठीक है, अब मेरे एक बात को समझना थोड़ा ध्यान से कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मैं तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये तुमने एक ग्राफ बनाया और तुमने इस तरह का y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन बना दिया, सपोज करो। तुम ये बोल रहे हो ना कि सर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लूंगा dx के रिस्पेक्ट में a टू b। इसका मतलब होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स में ना जो x कोऑर्डिनेट a है और जो x कोऑर्डिनेट b है, वहां से मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया कर्व के नीचे है ना, उसका एरिया,
इसका एरिया ही क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा ए से बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका एरिया ही होगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो? तो ये काफी छोटी चीज थी, बहुत ऐसी कोई 30 मार खान वाली चीजें नहीं थी, ठीक है। अब तुम्हें मैं बहुत चांदी चांदी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज, जिसका तुम्हें बहुत ही सब्रों से इंतजार था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, या थोड़ा सा कमेंट करना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा, ठीक है, तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दोगे तो यार मतलब इससे बढ़िया क्या ही मोटिवेशन होगा मेरे लिए। देखो, पहला प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि अगर ए से बी तुमने इंटीग्रेशन किया है एफ एक्स डी एक्स का, एफ एक्स डी एक्स का अगर तुमने इंटीग्रेशन किया है, कोई मतलब नहीं है, तुम उसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मतलब तुम ए से भी इंटीग्रेशन कर दोगे ना, एफ टी डी टी का, वो सेम रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि अगर हम लोग एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक में, और वहीं एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक में, वो सेम रहेगा, ऐसा क्यों है सर? जनरली हमें सिर्फ यही बताया जाता है बड़े बड़े कोचिंग्स में कि बेटा इसको याद रख लो कि एफ एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक का, वो एफ ऑफ टी डी टी का ए से बी तक का इंटीग्रेशन बराबर होगा एफ जेड ए से बी डी जेड तक का इंटीग्रेशन बराबर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन सर आज तक हमको ना कभी इसका लॉजिक पता नहीं चला कि सर ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो अंदर का जो एफ ऑफ एक्स है या जेड है, या उसको टी कर देते हैं, वाई कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, जेड कर देते हैं, के कर देते हैं, एम कर देते हैं, एन कर देते हैं, वो उसके मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में सर? मैथमेटिक्स में तो कुछ चीजें लॉजिक होती हैं। इसका मैं तुम्हें एक जवाब देता हूँ, ठीक है, कि जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है ना, ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है, ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है, ये चीज, और मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस चीजों पे थोड़ा ध्यान देना। ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन मैंने किया है, ये, ठीक है, एक बात को हमेशा याद रखना, यहाँ पे एज अ नोट तुम लिख लेना, ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है, ये लिख लो तुम कि इट नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ये एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों क्यों डिपेंड नहीं करता है सर? क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात समझ में आई कि सर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें ए से बी, एफ टी का करें या एफ जेड का करें या एफ एम का करें, सर ये चेंज क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर एक्स वाई जेड टी ए बी सी डी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा चीज पे। मान लो बेटा कि अगर तुम इंटीग्रेशन किए ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो माइनस कर दोगे ना, अगर इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का साइन लगा दोगे ना, तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। ये लिमिट जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। यानी आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है, अगर तुम बार बस माइनस लगा दोगे और लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दोगे, मतलब चेंज कर दोगे, आपस में स्वैप कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ सर सर हम तो ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी माइनस कर दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सर ऐसा कर सकते क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू। क्योंकि अगर तुमने माइनस लगाया है तो तुमको ये लिमिट्स जो है ना स्वैप करनी पड़ेंगी। इस बात का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे तुम यू हैव टू स्वैप, यू हैव टू स्वैप लिमिट्स, ठीक है, इफ माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। इस बात का थोड़ा सा खासा ध्यान रखना, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी। मान लो कि तुमको ए से बी तक का इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ए से बी जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा है कि ए से बी जाऊं, ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि अपन ए से बी जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया कि मैं ए से सी चला जाता हूँ, ठीक है, ए से सी चला जाता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर मैं ना सी से बी चला जाऊंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसको मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है,
ठीक है। अब देखो, एक बात याद यहाँ पे रखना कि यहाँ पे ये जो सी है ना, या ये जो सी है, ये जो इंटरवल है ए कॉमा बी का क्लोज इंटरवल मे बी इनसाइड, मे बी इनसाइड इंटरवल, इनसाइड इंटरवल, ठीक है, या ये हो सकता है कि मे नॉट बी इनसाइड इंटरवल, इनसाइड इंटरवल, ये इंटरवल के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का यूज कब करोगे मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉपर्टी का यूज करना नहीं आता है, ठीक है। मान लो कि इसका जब तुम यूज करोगे ना, जब एफ एक्स जो होगा ना, एफ एक्स जो होगा वो एक पीस वाइज फंक्शन होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा, ठीक है। एफ एक्स जो होगा ना वो तुम्हारा पीस वाइज फंक्शन होगा और ए कॉमा बी के बीच में कंटिन्यूअस होगा, तब इसका यूज करोगे। मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मान लो कि ये तुम हो, ये तुम हो और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, और ये तुम हो, और मान लो बेटा कि ये तुम्हारा क्रश का घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा घर है, ठीक है। हाँ। तुमने क्या सोचा कि आज मैं ना स्कूल से घर नहीं जाता हूँ, ये वाला पाथ में नहीं चुनूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, मैं स्कूल से चलते चलते अपनी क्रश के घर पे जाऊँगा, क्रश के घर से होते हुए अपने घर पे चला जाऊँगा। अल्टीमेटली तुम पहुँचे अपने घर ही, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं। और हाँ, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो ये सब थोड़ा सा कम करना, ठीक है। ये जस्ट एक हेल्दी एग्जाम्पल है, कृपया करके किसी के घर के पीछे ना चलें, ठीक है, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। ये तीसरा, ठीक है। चौथा आ जाओ, चौथा, चौथा फंक्शन क्या है। मान लो कि तुम्हें इस बार माइनस ए से ए मिल गया एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, कि तुम्हें इंटीग्रेशन क्या मिला कि अपर और लोअर लिमिट तो सेम है, बस ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला निगेटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 0 से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, तुम ये बातें लिख सकते हो, तुम ये बातें लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तुम लिखोगे ना तो तुम्हारे पास दो केसेस बनेंगे, यहाँ के बाद तुम्हारे पास दो केसेस बनेंगे। केस नंबर वन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, केस नंबर वन में तुम्हारा आंसर हमेशा जीरो के इक्वल आ जाएगा। केस नंबर वन अगर हुआ तो उसमें आंसर हमेशा जीरो के इक्वल आ जाएगा, कब, जो तुम्हारा एफ एक्स है ना वो एक ऑड फंक्शन निकला तो, ऑड फंक्शन निकला तो। अब देखो, अब जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो ये है, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब तुम्हारा एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा। इस केस में जब तुम्हारा एफ एक्स जो होगा ना वो एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है, इवन फंक्शन। बात को समझो, अगर तुम्हें माइनस ए से ए एक फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन दिया गया है तो तुम उसको 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का होल डी एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हो। दो केसेस बने, या तो पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, या तो पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। 0 कब आएगा, जब ऑड फंक्शन होगा। और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए लिमिट और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कब आएगा, जब तुम्हारा इवन फंक्शन हो। आई होप की बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब तुम आ जाओ नेक्स्ट, ठीक। आज का वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। देखो, अगर ए से बी है ना, कोई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको तुम इक्वल लिख सकते हो किसके, ए से बी इंटीग्रेशन के एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। अगर तुम x को इंटरचेंज कर दोगे a प्लस बी माइनस एक्स से तो भी कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है, तो भी कोई फंक्शन के इंटीग्रेशन पे परवाह नहीं पड़ने वाला है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। उसी तरह से तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0 से a एफ ऑफ
ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। याद रख लेना, क्योंकि इसका काम वही जस्ट पीछे मैंने जो बताया है उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने जो पीछे बताया है वो काम कर सकते हैं, ठीक। मैं तुम्हें कुछ छठी बात बता दे रहा हूँ, छठी लिमिट। अब यहाँ से ना तुम्हें पता चलेगा कि चैनल से जुड़ने का ना फायदा क्या होता है। मान लो कि तुमने इंटीग्रेशन किया 0 से 2a तक का एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तुमने ये इंटीग्रेशन किया मान लो, तो ए जीरो से ए जो होगा ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और उसको तुम लिख सकते हो कि 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर 0 से 2a दिया हुआ है कोई लिमिट, ठीक है, तो इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। अरे 2a का मतलब बस जस्ट ये है कि मान लो 0 से दे दिया है तुमको, आ, मान लो सपोज करो 4 दे दिया है, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 0 से 2 टाइम्स ऑफ 2 दिया है। मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, डोंट ट्राई टू मग अप इट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो उसी तरह की दो कंडीशंस बनेंगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला में आंसर तुम्हारा सीधा 0 आ जाएगा, पहला में आंसर तुम्हारा सीधा 0 आ जाएगा। कब? जब तुम्हारा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो होगा ना, वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तब, ठीक। दूसरे वाले में भी सेम चीजें होंगी, ठीक है, वही होगा 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो, ये तुम्हारा आंसर हो। लेकिन कब? लेकिन जब तुम्हारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो होगा ना, वो एफ ऑफ एक्स जाएगा। बेसिकली वही इवन ऑड का फंक्शन है, मैंने एक और रिफाइन करके तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं खेला। 7 नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाओ। 7 नंबर प्रॉपर्टी, मान लो कि तुमने जीरो से एन टी तक का तुमने इंटीग्रेशन किया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान लो, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एन को नीचे उतार लिया, 0 से t लिख लिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जायज़ है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटीजर ही होता है, ठीक है। और t क्या है तुम्हारा? t जो है ना वो तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन है, t क्या है तुम्हारा? टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन है, ठीक है। यानी कि एक बात याद रखना कि इस केस में एफ ऑफ टी प्लस एक्स, इस बात को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि बहुत लोग इसकी गड़बड़ी कर देते हैं। एफ ऑफ टी प्लस एक्स हमेशा एफ एक्स के इक्वल होता है, क्यों? क्योंकि टी उसका टाइम पीरियड है, क्योंकि टी उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात है जो कि नोट करने वाली है, इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात है जो कि नोट करने वाली है। नोट करने वाली ऐसी क्या बात है सर जो आप हमें अलग? मान लो कि इंटीग्रेशन तुम किए एक्स से टी प्लस एक्स तक का, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ टी ले लेते हैं, एफ ऑफ टी डी टी का, मान लो सपोज करो ये है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, ये जो होगा ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। यानी कि ये किसके इक्वल हो सकता है? ये इक्वल हो सकता है किसके? 0 से t तक के एफ ऑफ टी डी टी। यानी मान लो कि तुम्हें एक्स से, जैसे सपोज करो ना ऐसे तुमको दे दे, कि तुम्हें दे दे, सपोज करो कि 7 दे दे, या इस तरह का कुछ तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, बेसिकली साइन कॉस का फंक्शन दे दे, तो उस केस में हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, और भी कुछ चीजें, 7 हो गई ना, 7 प्रॉपर्टी। आ जाओ अब 8वीं प्रॉपर्टी पे। 8वीं प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि मान लो कि इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम b प्लस एन टी का और a प्लस एन टी का इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, ठीक है। तुम एक बहुत बड़ा धन का काम कर रहे हो, एफ एक्स इंटीग्रेशन। तुम इसको लिख सकते हो कि ये कुछ नहीं है, ये a से b तक का इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखना जायज़ है, ठीक है। क्यों? क्यों ऐसा तुम क्यों लिख सकते हो? क्योंकि एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है। पहली बात, एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है जिसका पीरियड है टी, जिसका पीरियड है टी, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि टी और एन जो होगा ना वो हमेशा एक इंटीजर होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ए प्लस एन टी
और बी प्लस एन टी तक का इंटीग्रेशन एफ एक्स का, तो तुम उसको ए से बी तक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये देखो नाइन्थ नाइन्थ वाली मैं चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं अच्छी खासी तुम्हें, जैसे मान लो कि एम ए है और एन ए लिमिट है और एफ एक्स टी एक्स है। ठीक है, एफ एक्स टी एक्स है। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो कि ये कुछ नहीं लिखा है, ये एन माइनस एम लिखा है। ठीक है, और ये जीरो से ए तक का इंटीग्रेशन है मेरा। ठीक है, एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स टी एक्स। एक बात याद रखना यहाँ पे, कि यहाँ पे एन और एम जो होगा ना, वो एक इंटीजर के बिलोंग होगा। ठीक है, एफ एक्स जो होगा ना, वो पीरियोडिक होगा, और एफ एक्स जो होगा वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, एफ एक्स जो होगा पीरियोडिक होगा, जिसका पीरियड होगा ए, जिसका पीरियड होगा ए। इस बात का थोड़ा अच्छा से ध्यान रखना। अब द मोस्ट फेमस वॉलीज फार्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, और मुझे पता है तुम लोग आज थोड़ा सा बोर हो गए होगे। क्या करूँ मैं, मुझे अच्छा पढ़ाने का तैयार। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी लड़का पढ़े, जो भी लड़की पढ़े, वो अच्छा पढ़े। ठीक है, वॉलिस फार्मूला में पहली बात याद रखो, अगर इंटीग्रेशन करना है जीरो से एन बाई टू, पाई बाई टू रख लेते हैं ना, जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेशन करना है, मान लो साइन एन डी एक्स, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो जीरो से पाई बाई टू तक का इंटीग्रेशन कॉस एन डी एक्स, कॉस एन एक्स, सॉरी यार मैं यहाँ पे एक्स लिखना भूल जा रहा हूँ, कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये किसके इक्वल होगा, ये जो होगा ना, ये दोनों फेलो तुम्हारे किसके इक्वल होंगे, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। ठीक है, हम लोग माइनस तब तक करते रहेंगे जब तक तुम्हें वन या टू ना मिल जाए। ठीक है, अपॉन में इसको तुम करते रहोगे एन इंटू में एन माइनस वन इंटू में एन माइनस टू, और इसको तब तक करोगे जब यहाँ पे भी तुम्हें वन या टू ना मिल जाए, और उस पूरे को तुम के से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा के क्या है, दिक्कत है कि के क्या है, तो के यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है पाई बाई टू और एक हो सकता है वन। पाई बाई टू कब होगा, जब एन जो होगा वो इवन होगा, और वन कब होगा, जब एन जो होगा वो odd। इस बात का ध्यान, एन जो होगा ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात कि अगर साइन एन एक्स है, कॉस एन एक्स है। ठीक है, एक दूसरी भी बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरी भी बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ इसमें, कि मान लो कि जीरो से पाई बाई टू तक का इंटीग्रेशन तो पूछ लिया, लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि एनटीए का मूड सटक गया, वो तुमसे ये पूछ लिया, तुम निपट जाओगे, तुम निपट जाओगे। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में भी हमें सेम काम करना है। क्या करेंगे सर, एन माइनस टू करेंगे। ठीक है, सॉरी एन माइनस वन से शुरू करते हैं यार, वेट मिनट। ठीक है, ओके, तो एन माइनस वन हो गया, एन माइनस टू हो गया। ठीक है, नहीं यार इसमें ऑड ऑड माइनस करते हैं, एन माइनस थ्री हो गया, एन माइनस फाइव हो गया। ठीक है, इस तरह से करते रहोगे जब तक कि वन या टू ना मिल जाए। ठीक है, ये डब्बा बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, कि सेम काम करोगे, कि अब लेकिन m के साथ करोगे, m माइनस वन करोगे, फिर m माइनस थ्री करोगे, लेकिन कब तक करोगे, जब तक वन या टू। और इस पूरे को तुम डिवाइड कर दोगे किससे, m प्लस एन से, फिर m प्लस एन माइनस टू से, फिर m प्लस एन माइनस फोर से, और ये चलते जाएगा वन से टू तक, जब तक वन या टू ना मिल जाए। यहाँ पे भी k जो होगा ना, वो दो ही चीज होगा, या तो पाई बाई टू होगा या तो वन होगा। पाई बाई टू कब होगा, जब m और n इवन होगा, m और n इवन होगा। और वन कब होगा, जब और कोई अदर केस होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अब सबसे फेमस रूल और न्यूटन रेवरीज रूल की बात करेंगे। न्यूटन लेबनीज, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है लिटरली, तो डोंट जज मी ऑन स्पेलिंग, सर आपने स्पेलिंग ही गलत लिखा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बता, मान लो कि एच एक्स है और जी एक्स है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक है, अगर तुम करोगे इसका
डी बाई डी एक्स अगर तुम लोगे और अगर तुम इनको एज ए लिमिट चढ़ा दोगे, ठीक है, किसी टी फंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स करो, इनटू में एच डैश एक्स कर लो, फिर माइनस कर लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर लो, फिर इनटू में जी डैश ऑफ एक्स कर लो। यही तुम्हारा न्यूटन लेबनीज का फॉर्मूला है। ठीक, बहुत ही आसान फॉर्मूला है जो कि तुमको आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, और अब मैं तुम्हें बात कर ले रहा हूँ एस्टिमेशन की बात कर लें। एस्टिमेशन की या रहने दे उसको। तो मेंस लेवल की देखो मैंने सारी चीज़ें लगभग लगभग कवर कर दी है। ठीक है, आज मैंने तुमको इतना सारा पढ़ाया है, रिवाइज करना इसे। मेरे अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम भी चैनल है, उस पर तुम ज्वाइन हो जाओ @mathstryhard के नाम से। ठीक है, वहाँ तुम ज्वाइन हो जाओ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है।